नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। मेरा नाम है राजेश सिंह। आज स्पॉटलाइट में हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी क्राइसिस को कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस कैसे आम आदमी की ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है। इसको समझाने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी कमाई 50,000 रुपये है और इसमें से 5 से 6,000 रुपये अगर आप सिर्फ अपने बिजली के बिल में खर्च करते हैं तो आपकी जो बाकी खर्चे हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। यूरोप में हालत ऐसी हो गई है कि बिजली के खर्च जो है वो आपके जो खाने के बिल के बराबर हो गए हैं। और इस क्राइसिस का सबसे बड़ा रीजन ये माना जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस। रशिया यूक्रेन की क्राइसिस के चलते रशिया से जो यूरोप को लगभग 40% एनर्जी सप्लाई होता था उसमें बाधा पड़ी है, वो रुक गई है। और आज के स्पॉटलाइट में इसी बात पर हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्राइसिस से यूरोप को कितना नुकसान हो रहा है, आम आदमी की जिंदगी में कितना नुकसान हो रहा है, वहाँ के इंडस्ट्रीज पे कितना नुकसान हो रहा है, और आने वाले दिनों में जब विंटर्स आएंगे यूरोप में तो ये क्राइसिस और कितनी बढ़ सकती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस वक्त यूरोपीय देश ऊर्जा संकट की मार झेल रहे हैं और इस पूरे संकट की कहानी शुरू होती है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ। गौरतलब है कि यूरोप की गैस जरूरतों की 40% आपूर्ति रूस करता आया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन 46% कोयले और 27% तेल के लिए रूस पर निर्भर है। ऐसे में युद्ध के दौरान रूस से आपूर्ति बंद करना भारी पड़ रहा है। एनर्जी की इसी निर्भरता को रूस ने अपना हथियार बना लिया है और अब हालात ये हैं कि यूरोप को सबक सिखाने की मकसद से रूस अगर पूरी तरह से गैस सप्लाई रोक दे तो यूरोप के लिए काले बादल नजदीक आते दिख रहे हैं और रूस पहले ही गैस सप्लाई में कटौती शुरू कर चुका है। जो एनर्जी सप्लाईज आ रही हैं उन कंपनीज को इस पर काफी गंभीर असर पड़ रहा है और ये गंभीर असर जो है मैं समझता हूं कि ये इस सर्दी के दौरान और भी सीवियर हो सकता है, क्योंकि यूरोप में कोल्ड रहता है, वहां हीटिंग लोड बहुत ज्यादा है। जून से ही रूस की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी नॉर्ड स्ट्रीम 1 नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई में 40% की कटौती कर चुकी है। इस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई में कई बार शटडाउन भी हो चुका है। इस बीच कंपनी ने एनर्जी के लिए पेमेंट की डिमांड भी रूबल में रखी है और जिन देशों को कंपनियों ने सहमति नहीं दी है उन्हें पूरी तरह कट ऑफ कर दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि यूरोप में नेचुरल गैस की कीमतें जनवरी से अब तक करीब 73 यूरो से बढ़कर 236 यूरो पर आ गई हैं, यानी कि 226% का उछाल। यूके में एनर्जी कॉस्ट जीडीपी के 5% से बढ़कर 8% पर आ गया है, यानी देश के अंदर जितना उत्पादन हो रहा है उसका 8% बिजली के बिल के तौर पर खर्च हो रहा है। इसे आप ऐसे समझें कि जितना खर्च शिक्षा और डिफेंस को जोड़कर नहीं हो रहा उससे ज्यादा तो गैस और बिजली पर हो रहा है। यूके सरकार का शिक्षा के लिए 100 अरब पाउंड का बजट है और डिफेंस के लिए 49 अरब पाउंड का, जबकि एनर्जी के लिए 193 अरब डॉलर का खर्च। एक अनुमान के मुताबिक बढ़ते एनर्जी कॉस्ट से जनवरी 2023 से यूके के 2/3 परिवार या यूं कहें कि 66% लोग फ्यूल पॉवर्टी से गुजर रहे होंगे। यूरोप की एनर्जी पर निर्भरता भी काफी ज्यादा है, खास तौर पर गैस पर। वहां बिजली के उत्पादन में भी गैस का ही इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इस तरह काम करता है जिससे बिजली की कीमत हमेशा गैस की कीमतों पर निर्भर करती है। आंकड़ों के मुताबिक गैस की कीमतों पर बिजली की कीमतों का कोरिलेशन 98% है। यूके में ही 85% परिवार घरों को गर्म रखने के लिए गैस बॉयलर्स का इस्तेमाल करते हैं और 40% बिजली गैस से संचालित पावर स्टेशनों से। इस संकट से निपटने के लिए निकट भविष्य में या तुरंत असर में आने वाला कोई उपाय तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन लंबे समय में इससे निपटने की तैयारी हो रही है। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोप ने कई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ाने के लिए एलएनजी टर्मिनल का भी ऐलान किया है। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी चर्चाएं जारी हैं, लेकिन इन सब को अमल में आने में लंबा वक्त लगेगा। इससे एक बात तो तय है कि आने वाली सर्दियां यूरोप के लिए भारी पड़ने वाली हैं। ईटी नाउ स्वदेश। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेंद्र तनेजा, जो कि एक एनर्जी एक्सपर्ट हैं और अभी ये यूरोप से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो यूरोप से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन इनसे हमें मिलेगा। केतन मेहता, जो CEO एंड MD है रेज
पावर इंफ्रा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी खासकर। सौरभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर EESL के MD हैं, और देबशीष मिश्रा जो कि डेलॉयट के लीड एनर्जी के हैं। ये इन चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पे। नरेंद्र तनेजा साहब, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप यूरोप में ही हैं अभी, तो आप हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कितनी क्राइसिस है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या विंटर्स में ये क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेगी? देखिए, मैं इस समय ओस्लो नॉर्वे में हूँ, और जैसा आप जानते हैं कि नॉर्वे जो है वो एनर्जी सुपर पावर है। रशिया के बाद यूरोप में सबसे बड़ा प्लेयर एनर्जी में वो नॉर्वे है। और यहाँ पे आप देखिए, मैं पिछले 5 दिनों से इसी पे चर्चा, इसी पे एक सम्मेलन में आया हुआ हूँ। चारों तरफ एक जिसे बोलते हैं भय का माहौल है। भय इस बात का है कि भाई आने वाले समय में सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है, गर्म पानी की दिक्कत होने वाली है, बिजली की दिक्कत होने वाली है, और प्राकृतिक गैस की सप्लाई की दिक्कत होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये जो परेशानी लोगों को हो रही है कि कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। नॉर्वे जो एनर्जी सरप्लस है, एक्सपोर्टर है, बिजली का भी और गैस का भी और तेल का भी, वहां भी जो कीमतें हैं वो उनके अंदर जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। और वो जहां पे जो कई जगह 50%, कहीं 70%, कहीं 80% कीमत जो है वो ऊपर चलेगी, उसकी वजह यह है कि नॉर्वे की जो तमाम बिजली है और गैस है वो यूरोप के अन्य देशों को जा रही है, वो निर्यात कर रहे हैं उसका। तो दूसरी तरफ यह है कि रूस के साथ जो है प्रतिबंध लगा दिए, भाई आपके हमें तेल नहीं चाहिए, आपका गैस नहीं चाहिए। तो उस सबसे क्या हुआ है कि यहाँ पे पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो तो गैस पे चलती है, बिजली का निर्माण बहुत ज्यादा गैस से होता है, तेल की भी बड़ी भूमिका है। कई देशों ने जो है वो एटॉमिक पावर से भी मना कर दिया, जिसमें जर्मनी भी शामिल है। अब एकाएक जो है वो जो रूसी गैस, जो जिसको यहाँ पे डोमेस्टिक गैस बोलते थे, गैस रूस से आती थी पर उसको माना जाता था वो घरेलू गैस है। तेल रूस से आता था, उसको ये मानते थे ये घरेलू तेल है। तो घरेलू तेल, घरेलू गैस जिसको आप कहते रहे पिछले 2 दशकों से, अब एकाएक जो है वो पराया हो गया, वो विदेशी हो गया, और आपने लेने से मना कर दिया। हालांकि थोड़ा बहुत अभी आ रहा है, लेकिन दिसंबर तक बंद हो जाएगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो काफी परेशानी में है। जो राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है यूक्रेन को लेकर के, और यहाँ पे लोगों का आमतौर से अभी तक तो ये कहना है कि ठीक है हम परेशानी झेल लेंगे, लेकिन जो यूक्रेन का जो लोग हैं हम उनके साथ हैं हमारी। अब देखना ये होगा कि जब घर में बिजली 3 घंटे नहीं आएगी, जाना पड़ेगा तो घर में जो है वो गर्म पानी नहीं आएगा, या बिजली की कीमतें भी 80% बढ़ी हैं, वो क्या बढ़ करके 150% हो जाएंगी, या दो, तब लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। ज्यादातर लोगों की ये आशंका है यूरोप में, जो सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं डाइनिंग टेबल पे आज सबसे बड़ा विषय ये होता है कि इस विंटर में क्या होने वाला है। क्या बिजली 4 घंटे के लिए जाएगी, क्या लाइन लगने वाली है, क्या गर्म पानी हमको नहीं मिलेगा, या कई मिलाकर के सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, क्या सड़कों पे केओस हो जाएगा। तो ये सबको लेकर के पूरे यूरोप में आज जो चिंता का विषय यूक्रेन नंबर 2 हो गया है, और नंबर 1 आज ये है कि आने वाली एनर्जी क्राइसिस क्या होने वाली है। लेकिन एक बात तय है कि यूरोप जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, और यूरोप दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे बड़ी अमेरिका है और उसके बाद सबसे बड़ी जो है अर्थव्यवस्था यूरोप है, अगर पूरे यूरोप को मिला करके देखें। अब वहां पे ऊर्जा जो है आज, एनर्जी सिक्योरिटी, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। अर्थव्यवस्था, खासतौर से जर्मनी की अर्थव्यवस्था, जो काफी हद तक जो प्राकृतिक गैस पे चलती है और उनके तमाम उद्योग उस पे चलते हैं, वहां सबसे ज्यादा काले बादल हैं। इसके अलावा फ्रांस में काले बादल हैं, ब्रिटेन में काले बादल हैं, तमाम अन्य देश आसपास के, स्वीडन है, डेनमार्क है, नेदरलैंड्स है, बेल्जियम है, सब पे लगभग इसी तरह का माहौल। जब मैं पिछले कई दिनों से इधर यही यूरोप में यात्रा कर रहा हूं, और मेरा ये मानना है कि ये अगर ये जाड़ा जो है बहुत कस के जाड़ा पड़ गया तो लोगों के सब व्यूज बदल जाएंगे, अर्थव्यवस्था की यहाँ बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएंगी, और जो यूक्रेन को लेकर समर्थन है कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाएंगे। आज की यूरोप में सब दो चिंताएं बड़ी हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपको रोकना चाहेंगे, हम आपसे ये जानना चाहें, क्योंकि आप पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा क्लोजली ये करते हैं, ट्रैक करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन सारी चीज़ों का जब विंटर में इम्पैक्ट आएगा तो क्या रूस पर से कुछ प्रतिबंध हटाने पर यूरोपियन यूनियन मजबूर हो जाएगी? क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट्स रशिया की तरफ से भी आ रहे हैं कि गैजोप्रेम से जो गैस निकलता है वो पार्ट 2 का ऑलरेडी गैस उन्होंने कट कर दिया 40%, और ज़्यादा वो बंद होने की भी संभावना आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो है जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ता है और बहुत जल्दी कहीं गैस की व्यवस्था आयात नहीं हो पाती, जो इतना आसान नहीं है। जर्मनी ने गैस आयात के टर्मिनल बनाए ही नहीं, वहां LNG इंपोर्ट टर्मिनल्स बने ही नहीं।
इतनी जल्दी रातों रात तो खड़े हो नहीं सकते हैं, फ्लोटिंग दो आ रहे हैं, लेकिन उससे उनकी डिमांड की वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब लेकिन मेरे मानना है कि हो सकता है एक स्थिति ऐसी आ जाए कि प्रतिबंध तो लगे रहेंगे कि रूस का गैस और तेल हमको नहीं चाहिए, पॉलिसी ये रहेगी, लेकिन जो दूसरी तरफ व्यवहारिक स्तर पर रूसी गैस और तेल को यूरोप में आने दिया जाएगा, मतलब नजरअंदाज करा जाएगा। सैंक्शंस लगी हुई हैं, बात सैंक्शंस की जाएगी, लेकिन कॉमर्शियल लेवल पे समुद्री जहाज आएंगे, के माध्यम से रूसी गैस को आने दिया जाएगा। क्योंकि अगर जो है आम आदमी यूरोप का, उसको ये पता नहीं है कि गैस शॉर्टेज क्या होती है, महंगी बिजली क्या होती है, या लंबी कतार में खड़े होकर के डीजल लेना क्या होता है, उन्होंने कभी उसका उन्हें अनुभव नहीं है। तमाम अन्य देशों में हो सकता है, यूरोप के लोग जो शॉर्टेजेस जो है इसको तो वो जानते ही नहीं, पावर कट तो वो जानते नहीं, और ये भी नहीं जानते कि बिना घर का जो नल है उसमें गर्म पानी नहीं आए, ये तो सोचा नहीं उन्होंने कभी। तो इसीलिए ये राजनीतिक पॉलिटिशियन यहाँ जानते हैं। तो मुझे लगता है कि सैंक्शंस को फॉर्मली नहीं हटाया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि जनवरी आते आते यूरोप मजबूर हो जाए कि सैंक्शन चलने दे, लेकिन साथ उसी और तेल और गैस उसको यूरोप में आने दे। क्या ऐसे हालात में प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो राजनीति खेलेंगे और वो अपनी तरफ से सप्लाई बंद करने के, ये भी एक बहुत बड़ा विषय होगा। तो ये जाड़ा यूरोप के सही लिए कह रहे हैं, आर्थिक रूप से, ऊर्जा के रूप से बहुत ही चुनौती भरा। बिल्कुल आने वाले दिन यूरोप के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। लेकिन देवाशीष मिश्रा जी, अब आपके पास आना चाहेंगे हम। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले रूस रशियन क्राइसिस के बाद, फरवरी के बाद भारत में भी कोयला के दाम हो या बाकी चीज़ों के दाम हो, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके दाम, गैस के दाम हो, ये काफ़ी बढ़े हैं। हालांकि गैस पे हमारा डिपेंडेंस बहुत कम है, सिर्फ 6-7% है, लेकिन फिर भी ये यूरोप के एनर्जी क्राइसिस का असर क्या आप देखते हैं कि भारत पे भी कुछ हद तक देखने को मिलेगा? ये यूरोप जितना इम्पैक्ट तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि इंडिया का जो प्राइमरी एनर्जी बास्केट है उसमें नेचुरल गैस खाली 6% है, और हमारा जो नेचुरल गैस भी है जो 6% हो, उसमें से ऑलमोस्ट 80-90% तो हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में खरीदते हैं, और वो क्रूड लिंक्ड है मोस्टली। तो वो तो हम लोग का अभी भी ऐसा है $12-13 में MMBTU में मिल जाता है। और इंडिया का जो मेजर एनर्जी सोर्स है वो कोयला है, और वो प्राइमरीली वो डोमेस्टिक कंजम्पशन पे होता है। आपने जैसे बताया कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोल इंडिया और बाकी कैप्टिव सबका काफी बढ़ रहा है। तो जैसे यूरोप जैसा इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे एनर्जी प्राइसेस लास्ट 5 साल का देखें तो एवरेज देखें तो उसका 10 गुना बढ़ गया है। मतलब कंज्यूमर एंड में भी, मतलब $300 बिलियन सब्सिडी देने के बाद भी कंज्यूमर को 2 टाइम्स 3 टाइम्स देना पड़ रहा है, डोमेस्टिक कंज्यूमर को भी। वैसा क्राइसिस इंडिया में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा खाली गैस के ऊपर 6% है, उसका कंजम्पशन गैस से 6% ही आता है सप्लाई, और वो भी कॉन्ट्रैक्टेड है। सौरभ कुमार जी, आपने एनर्जी कंजर्वेशन पे काफ़ी काम किया है, EESL में आपने रहा है। आपको क्या लगता है, आप देवाशीष मिश्रा जी की बातों से सहमत है कि चूंकि हमारा गैस पे डिपेंडेंस बहुत कम है तो हम भारत पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा? देखिए, आपने एकदम सही कहा, हमारा गैस का डिपेंडेंस बहुत कम है, 6-7% है। लार्जली अगर आप देखें तो वो इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज में है, पावर में तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। तो इसलिए अगर गैस प्राइस बढ़ी है, जो कि आज की तारीख में बढ़ रही है, उससे पावर मार्केट में, एनर्जी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा उसका असर नहीं है। नंबर 2, कोल की प्राइसेस भी आपने बिल्कुल सही कहा, दुनिया में बढ़ी हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 4-5 महीने में भारत सरकार ने, चाहे वो कोल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो पावर मिनिस्ट्री हो, उन्होंने ये इस पे बल दिया कि हमारा जो डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, और वो इंक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन करीब 20 से 30% ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उससे क्या फर्क पड़ा कि जो इंपोर्टेड कोल की जो रिक्वायरमेंट थी, और बीच में आप सब लोग जानते हैं कि एक कोल क्राइसिस बन सकती थी, लेकिन उसको बहुत अच्छे से संभाला गया, और उसको बहुत अच्छे से तरीके से उसका ये इंश्योर किया गया कि हर कोल प्लांट के पास एडिक्वेट सप्लाईज हो, 3 से 4 हफ्ते का कोल सप्लाई हो, और कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन करीब 20 से 30% बढ़ाया है। तो मुझे लगता नहीं है कि आगे ये यूक्रेन अगर चलता भी रहेगा तो उससे भारत देश को कोई बहुत ज्यादा
एनर्जी आपने ठीक कहा। क्राइसिस पे कोई केतन मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीईओ एंड एमडी हैं रेज पावर इंफ्रा के। सोलर एनर्जी पे इन्होंने काफ़ी काम किया है। केतन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी भारत में काफ़ी काम हुआ है, खासकर पिछले कुछ सालों में, और हमने काफ़ी बड़ा टारगेट रखा है सोलर एनर्जी के रूप में। ये एक कितना बड़ा हमारे लिए आगे आने वाले सालों में ये हमारे लिए कितना बड़ा एक बैकबोन होगा कि हमारे इंडिया में, भारत में इस तरह की कोई क्राइसिस ना हो? देखिए, अभी करंटली इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स लगभग 20% के आसपास पहुंच चुका है और हमारा टारगेट है 50% रीच करने का। आई थिंक जो मोदी जी ने रखा है 2030 तक, तो 50% कैपेसिटी रिन्यूएबल से और 50% बाकी से। तो अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है पॉलिसी लेवल पे वो ये है कि हमको अगर 20 से 50 पे जाना है तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी को मास अडॉप्शन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज सोलर सिर्फ दिन में जनरेट होता है, जो कि मोस्टली आफ्टरनून के 2-3 घंटे में। तो उसका जो पीक है वो लगभग आने वाला है बहुत जल्दी, और उसके बियॉन्ड सोलर हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो रिन्यूएबल को अगर पेनिट्रेशन बढ़ाना है तो हमको स्टोरेज का मास अडॉप्शन से मेरा मतलब है हर कंज्यूमर, इंडस्ट्री, घर, फैक्ट्री, सब जगह पर ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिससे कि स्टोरेज और बैटरीज लगे, और वो बैटरीज पावर को स्टोर करें आफ्टरनून में और इवनिंग में, और पीक आवर्स में उसको वापस से ग्रिड में प्रोवाइड करें। तभी सोलर का और एनर्जी का जो मिक्स है वो 20 से लेके 50% तक पहुंच सकता है, और वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, और उससे ग्रिड को भी सेफ्टी मिलेगी और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को और इस सेक्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कंज्यूमर्स है, वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करके वो प्रोड्यूसर बन जाएगा, और इससे हमारा एनर्जी मिक्स और कहीं ना कहीं हमको एक सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इंडिया का ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर कंट्री हैज 300 दिन से ज्यादा हमारा सनलाइट आता है, अच्छा सनलाइट आता है लगभग 80% देश में। तो इसलिए हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको टैप करने की और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। नरेंद्र तनेजा जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। यूरोप की क्राइसिस के बारे में आप बोल रहे हैं कि जनवरी आते आते शायद सैंक्शन ना हटाया जाए रशिया पे, लेकिन धीरे धीरे एक ढील दे दी जाएगी और वहाँ से हम एनर्जी को यूरोप लेने लगेगा। लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन हुआ। लॉन्ग टर्म में क्या आप देखते हैं कि यूरोप में लॉन्ग टर्म लेने के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है? क्या जैसे बात हो रही है कि जर्मनी अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को रिवाइव कर रहा है, यूएस के लिक्विफाइड गैस की बात हो रही है कि उसको इंपोर्ट करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। तो क्या लगता है आपको वहाँ पे कैसा चल रहा है? देखिए, अच्छा प्रश्न किया। एक तो यूरोप में क्या है, इस समय यूरोप का जो माइंडसेट है वो माइंडसेट सारा फोर्ट्रेस का आ गया है। उनका ये है कि हम यूरोप के लिए एक ऊर्जा का किला बना लें, एक एनर्जी नेटो बनाने की बात हो रही है। जैसे नेटो मिलिट्री अलायंस है, वो उसका एक एनर्जी अलायंस बना है, जिसके एक तरह से मतलब किलेबंदी की जा रही है कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा ये आपस में इस तरह से काम करेंगे कि आपस में एक दूसरे की जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उसकी पूर्व करेंगे। नॉर्वे के पास बहुत एनर्जी है, कनाडा पे बहुत है, और अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है। तो अब जो पूरा माइंडसेट ये हो गया कि बाकी दुनिया में क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यूरोप और अमेरिका की ऊर्जा की किलेबंदी करेंगे, अपनी ऊर्जा की जरूरत जो है हम उसकी पूरी करेंगे। लेकिन देखिए, हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने अभी अपने को पैनलिस्ट को सुना, हालात इतने सरल नहीं होते हैं। जो एनर्जी है वो ग्लोबल इंडस्ट्री है, और मैं आपको गैस का उदाहरण दूं। हमारे यहाँ 6.25% है जो गैस का शेयर है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। 6.525% भी बहुत बड़ा है, उसमें से आधी हम आयात करते हैं, और हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ब्रीच हो रहे हैं, ऑलरेडी ब्रीच हो रहे हैं। 2 LNG के पाकिस्तान जो शिप जा रहे थे उनको यूरोप डाइवर्ट कर दिया है, इसलिए क्योंकि यूरोप ने दुगना पैसा ऑफर किया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया गया। बांग्लादेश एक LNG का शिप जा रहा था, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, वो जर्मनी चला गया क्योंकि उन्होंने वहां पर 2.5 गुना ज्यादा पैसा दिया। अभी तक भारत का कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन किसी भी घंटे ये खबर आ सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, तो उसके बाद आप लड़ते रहिए, हमें जितने लड़ने हैं। प्रश्न यहाँ पे इस बात का है कि साथ में हमारे देश में हमने अभी उज्ज्वला के अंतर्गत हर घर में LPG पहुंचा दी। हम भारी मात्रा में LPG आयात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसके दाम बढ़ रहे हैं। अगर यूरोप ज्यादा LPG इंपोर्ट करना शुरू कर देता है एज ए सब्स्टिट्यूट, तो आप अंदाज लगाइए कीमतें कहां जाएंगी। अगर जो है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहे हैं, और भारत के भी होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं होंगे वो, और कीमतें भी ऊपर जाएंगी। और अगर जरा सा भी 2 कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं या 3 कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते हैं, या हमारे पास सप्लाई में 4 जहाज नहीं आ पाते किसी महीने, तो हमारे यहाँ तो CNG की परेशानी हो जाएगी, लाइनें खड़ी हो जाएंगी। दिल्ली, बंबई, बैंगलोर पूरा सब CNG पे चलता है। पाइप गैस घरों में भी
तो इतना सरल नहीं है सब कुछ। हाँ, बिजली की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम गैस का ज्यादा प्रयोग नहीं करते बिजली के निर्माण के लिए, लेकिन परिवहन में वहां तो भारी मात्रा में गैस का यूज होता है, उद्योगों में भी यूज होता है, कई और इंडस्ट्री में भी यूज होता है, फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। तो इसलिए जो हमको ये देखना होगा कि यूरोप के पास पैसा है और वो किसी भी पैसा दे करके पूरी दुनिया में फैल गए हैं और जहां से उनको एलएनजी मिली है उसको खरीद रहे हैं, एलपीजी को खरीद रहे हैं, गैस अन्य माध्यम से खरीद रहे हैं और वो दुगना तिगना पैसा ऑफर कर रहे हैं। मैंने कन्फ्रंट किया, मैंने खुद कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा रहे हैं, ये तो एथिक्स के खिलाफ है। वो कहते हैं इस समय हमें ये देखना है कि हमारा जाड़ा सही तरीके से गुजर जाए। तो यूरोप में जो मानसिकता है वो फोर्ट्रेस की है, किला बनाओ, अपने को सुरक्षित करो, एनर्जी सिक्योर करो। बाकी दुनिया में क्या होता है उसकी चिंता यूरोप में नहीं हो रही, हमको अपनी करनी पड़ेगी। हमारी निर्भरता आयातित ऊर्जा पे बहुत ज्यादा है। गैस हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, तेल तो 86% करते हैं। अगर गैस जो है वो उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं और किलेबंदी हो जाती है, तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और हम तो तेल तो 86% आयात करते हैं। इसीलिए हमें ये भी देखना है कि और कोयला भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोयला इंपोर्ट नहीं करते, हम कोयला भी भारी मात्रा में $20 बिलियन का इंपोर्ट किया अभी हमने। उसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं क्योंकि जर्मनी खरीद रहा है, रूस से पहले लेते थे, अब और जगह लेना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के ये जो किलेबंदी का माइंडसेट यूरोप में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है, कनाडा में बन रहा है, ये भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे की घंटी है। हमको सचेत रहना पड़ेगा। हम खाली ये कह के सब कुछ बहुत अच्छा है, हमको ये मान के चलना है अगर यूरोप में ऊर्जा की किलेबंदी होती है, एनर्जी फोर्ट्रेस यूरोप बनता है, इसके लिए हमारी क्या कीमत होगी। तो ये समझना पड़ेगा हम है और हमारे जो बहुत ज्यादा, तो हमको केयरफुल रहना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारत का ये स्टैंड है। और हमारे पावर मिनिस्टर जब सिडनी में गए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ यूक्रेन क्राइसिस को लेकर ये नहीं हो रहा, ये कार्टेलाइजेशन हो रहा है एक तरह से एनर्जी का यूरोप में, और उसका इंपैक्ट भारत में देखने को मिलेगा। देवाशीष मिश्रा साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। एक बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर। भारत में पिछले कुछ सालों में 4-5 सालों में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर काफ़ी काम हुआ, जैसे कि हम एलईडी लाइट्स यूज़ करना शुरू किए हैं और उसमें भी हम लगभग 18,000 मेगावाट, अगर हम सही फिगर दे पा रहे हैं, तो सेव किए हैं। ये कितना हमारे एनर्जी सेफ्टी या एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ ये कितना हेल्प करेगा आगे आने वाले सालों में? काफी फायदा मिल चुका है ऑलरेडी। आप देखा होगा कि लास्ट 5-7 साल में सरकार ने जो एक उज्ज्वला योजना किया था, उजाला एलईडी बल्ब का, उससे वो बोलते हैं कि कुछ नहीं तो 25-30 हजार मेगावाट का जनरेशन अवॉइड हो पाया, क्योंकि वो पहले जो बल्ब लगे थे और अभी जो एफिशिएंट बल्ब लगे हैं और करोड़ों में वो बल्ब चेंज हुआ, उससे ही फर्क पड़ा। और हमारा ये इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स भी काफी दिन से चल रहा है, फैक्ट्रीज का भी एनर्जी कंजम्पशन बेंचमार्क हो रहा है। तो ये सब का डेफिनेटली असर पड़ता है और भारत इस सब में काफी आगे है इस मामले में, और आगे भी बहुत सारा काम करना है हम लोग को इस एरिया में। बट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो भारत जैसे कंट्री जिसका 85% हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 50% एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज एनर्जी इंपोर्ट्स में ही चला जाता है। तो हम लोग जितना एफिशिएंट यूज करके वो एनर्जी इंपोर्ट्स को कम करें, ये हमारा इकोनॉमी के लिए ही बेहतर होगा। केतन मेहता, आपके पास आना चाहेंगे हम। आपको क्या लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये कितना बड़ा हमारे लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में कदम है, और इसमें अगर हम आगे आने वाले सालों में और कितना काम कर सकते हैं? देखिए, इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से तेल ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज को और बाकी नॉर्वे, रशिया, इन कंट्रीज को जो आमदनी प्रोवाइड की है, इतने कितने सालों में उन्होंने रूल किया है लिटरली दुनिया पे, जिस दाम पे चाहा, जिस तरीके से चाहा, जिसको कंट्रोल करना चाहा, जिसको खत्म करना, उस कंट्रोल को उन्होंने स्थापित किया है। कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्स प्रोवाइड किया है हमको भगवान ने, कि हमारे कंट्री में इतना, स्पेशली मैं अगर सोलर की बात करूँ, इतना सनलाइट मौजूद है कि राजस्थान का जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, दैट अलोन कैन पावर द एंटायर वर्ल्ड। सो उतना जमीन, उतनी सनलाइट, उतनी रिसोर्स हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी। तो एक राइट फ्रेमवर्क, राइट पॉलिसी के थ्रू अगर इसको हम जितना जल्दी इसको ऑक्यूपाई करेंगे, आई थिंक दुनिया में ना सिर्फ हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, बल्कि दुनिया को प्रोवाइड, हम इसको एक्सपोर्ट करके और दुनिया
को प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी, रादर देन इंपोर्टर्स वी कैन बी एक्सपोर्टर्स ऑफ एनर्जी। संभावना काफी आगे कर सकते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपके पास एक आखिरी सवाल, काफी कम समय हमारे पास बच गया है, तो जल्दी से बता दीजिए कि ये कब तक एक क्राइसिस रहेगा यूरोप में? आपको क्या लगता है कि ये क्राइसिस विंटर के बाद खत्म हो जाएगा, या ये क्राइसिस, अगर क्योंकि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस खत्म होने के कोई नजर नहीं आ रहे हैं अभी? मुझे बहुत ज्यादा अभी कुछ जल्दी हो जाएगा नजर नहीं आता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस रणनीति से यूरोप के देश काम कर रहे हैं और अमेरिका वगैरह सब ये लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो आने वाले 2 में ऊर्जा के दृष्टिकोण से अपने को सिक्योर यूरोप वाले कर लेंगे। चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, लेकिन ये लोग तो अपने को सिक्योर कर लेंगे। और रूसी गैस को जो नया बाजार ढूंढना पड़ेगा, जिसमें भारत भी एक बड़ा बाजार हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हम लोगों को भारत जैसे देश जो एनर्जी डेफिसिट कंट्री है, हमको रियलिस्टिक कली सब कुछ देखना चाहिए, बहुत ज्यादा बहना नहीं चाहिए। हमारी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। कि भारत जैसे देश को, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, हमें रियलिस्टिक होना चाहिए और हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ, जिसके लिए पिछले कई सालों में काफी काम हो रहा है, एनर्जी में भी कर रहे हैं और हम आगे करेंगे। तो ये था आज का स्पॉटलाइट। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।